गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट टाइम मैट्रिसेस स्टार्ट करा था। हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट टाइम ये चीज़ प्रूव करी थी कि जो डिराक मैट्रिसेस होती हैं अल्फ़ा और बीटा, वो इवन डायमेंशनल होनी चाहिए। मतलब अगर हम उनको मैथमेटिकली देखें तो वो 2x2, 4x4, 6x6 के फॉर्म में हो सकती है, पर वो 3x3, 5x5, 7x7 के फॉर्म में नहीं हो सकती। दे मस्ट बी इवन डायमेंशनल। इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं आज। एज आइगन वैल्यूज़ ऑफ ऑल द 4 मैट्रिसेस +1 एंड -1, हमें ये पता है कि चारों जो मैट्रिसेस हैं आपकी, जैसे अल्फ़ा को अल्फ़ा वेक्टर फॉर्म में है तो 3 हमारे पास यहाँ से आएगी, अल्फ़ा x², अल्फ़ा y², अल्फ़ा z², और एक हम बीटा की बात कर रहे हैं, अल्फ़ा x, अल्फ़ा y, अल्फ़ा z एंड बीटा। तो ये जो चारों मैट्रिसेस हैं, इन चारों मैट्रिसेस का जो स्क्वायर होता है दैट कम्स आउट टू बी 1। तो उससे हमें ये पता चला था कि इनकी जो आइगन वैल्यूज़ है वो या तो +1 हो सकती है या -1 हो सकती है। ये चीज़ हम पहले प्रूव कर चुके हैं पुराने लेक्चर्स में। लेट अस आर्बिट्रेरली चूज बीटा एज द मैट्रिक्स विच इज़ टू बी डायगोनल। हम बीटा एक ऐसी मैट्रिक्स लेते हैं रैंडमली जो कि कैसी है, डायगोनल फॉर्म में है, एंड वी अरेंज इट्स रोज़ एंड कॉलम्स। और हम इसकी रोज़ और कॉलम्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जो +1 आइगन वैल्यूज़ हैं वो एक ग्रुप में अरेंज हो जाए और जो -1 आइगन वैल्यूज़ हैं वो एक ग्रुप में अरेंज हो जाए। As eigenvalues of all the 4 matrices are +1 and -1, let us arbitrarily randomly choose beta as the matrix which is to be diagonal, and we arrange its rows and columns so that all the +1 eigenvalues are grouped together and all the -1 eigenvalues are grouped together in a matrix S। और हम उनको किस फॉर्म में अरेंज कर दें, as shown in your ऑन योर स्क्रीन। इस तरीके से हम, जैसे इक्वेशन नंबर 11 में मैंने अरेंज कर रखा है, आई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो बीटा इस तरीके से होगा। ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। तो हम इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो 11 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको इक्वेशन नंबर 12 के फॉर्म में लिखते हैं। तो आई की जगह मैंने 1 0 0 1 रख दिया, 0 की जगह 0 0 0 0 और 0 की जगह वापस यही रखा है, और माइनस आई की जगह -1 0 0 -1, क्योंकि आई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब हमने ये भी प्रूव करा था कि जो अल्फ़ा है, जो बीटा है, वो आपका अल्फ़ा के हर कंपोनेंट के साथ एंटी कम्यूट करता है। तो उससे अगर मैं जनरलाइज करके लिखती हूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, एज बीटा एंटी कम्यूट्स विद ईच कंपोनेंट ऑफ अल्फ़ा, वी हैव अल्फ़ा के बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा के इज इक्वल्स टू 0। अब मैं कोई JL एलिमेंट ले रही हूँ और मैं JL एलिमेंट को इस तरीके, इसी एक्सप्रेशन से मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्म, एक एलिमेंट के फॉर्म में इस तरीके से लिख रही हूँ इसको। मुझे कुछ चीज़ें सामने लेकर आनी है, तो मैं एक एलिमेंट उसका कंसिडर कर रही हूँ, और वो एलिमेंट इस तरीके से है। क्योंकि अल्फ़ा को हम पॉलीमेट्रिसेस के फॉर्म में खोलेंगे, तो मैं इसका एक एलिमेंट कंसिडर कर रही हूँ। पूरा मैं खोलूँगी तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट से मैं कोई चीज़ जनरलाइज करना चाह रही हूँ। तो अल्फ़ा के JL ब्रैकेट बीटा J प्लस बीटा L इज इक्वल्स टू 0, ये मैं कोई एलिमेंट ले रही हूँ, JL एलिमेंट। हियर बीटा J एंड बीटा L आर द 2 आइगन वैल्यूज़ ऑफ बीटा। बीटा की कोई 2 आइगन वैल्यूज़ हैं विच आर अरेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद द इक्वेशन 11 एंड 12, और ये हम 11 एंड 12 के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज्ड है। इस तरीके से मैंने बीटा J और बीटा L 2 आइगन वैल्यूज़ लिए हैं। अगर मैं इस इक्वेशन में ये मानती हूँ, जो मैंने ये मानी है आपकी जनरल इक्वेशन, इसमें मैं अगर बीटा J को बीटा L के बराबर मान लेती हूँ, तो मेरे पास ये जो क्वांटिटी है बीटा J प्लस बीटा L, वो 0 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या है। तो ये क्वांटिटी 0 के बराबर नहीं होगी, पर ये टोटल इक्वेशन 0 के बराबर हो रही है। एंटी कम्यूटेशन रिलेशन से हमारे पास आ रहा है, यानी कि जो अल्फ़ा के JL है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, अगर मुझे इस इक्वेशन को 0 के इक्वलेंट करना है। और अगर मैं ये कहती हूँ कि बीटा J और बीटा L जो है उनकी अपोजिट साइंस है, तो ऑटोमेटिकली ये क्वांटिटी 0 के बराबर हो रही है।
सो अल्फ़ा जे एल नीड नॉट टू बी ज़ीरो, तो इसके ज़ीरो होने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़ीरो हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली ये इक्वेशन ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। तो ये जो दो कंडीशंस मैंने यहाँ पे बताई, इससे मैट्रिक्स की अगर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ तो मैं अल्फ़ा के जो आपकी मैट्रिक्स है वो उसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ इक्वेशन 13 के फॉर्म में। सो अल्फ़ा के जे एल नीड नॉट टू बी ज़ीरो, देयरफॉर द मैट्रिक्स अल्फ़ा के मे बी एक्सप्रेस्ड एज, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ से मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, जहाँ पे हमें पता है ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है, तो अल्फ़ा x1 जो है उसकी n रोज़ और m कॉलम्स हैं, और जो अल्फ़ा x2 है उसकी m रोज़, क्योंकि पहले n रोज़ थी तो अब m रोज़ हो गई, पहले m कॉलम्स थी तो अब के बाद n कॉलम्स हो गई। ये सब मैं मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से बता रही हूँ आपको, जो आप 11th-12th में पढ़ चुके हैं, वो प्रॉपर्टीज़ मैं डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। सिंस द स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 13, हमें पता है कि अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि हम ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं, इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स। तो उससे क्या आ रहा है हमारे पास, आइदर अल्फ़ा x1 अल्फ़ा x2 इज इक्वल्स टू 1 और अल्फ़ा x2 अल्फ़ा x1 इज इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास 14a और 14b इक्वेशन आ गई। द यूनिट मैट्रिक्स अपीयर्ड ऑन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 14 has n rows and m columns, while the unit matrix on right hand side of equation 40b, यहाँ पे जो हमारे पास दो आ रही हैं इनके पास क्या है, n रोज़ और m कॉलम्स होनी चाहिए, और जो 14th b में आ रही है उसके पास m रोज़ और n कॉलम्स आनी चाहिए, क्योंकि हम ये चीज़ पहले ही कह चुके हैं कि अल्फ़ा x1 जो है उसके पास n रोज़ और m कॉलम्स होगी और अल्फ़ा x2 के पास m रोज़, तो इनका मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से आना चाहिए। बट नो टू मैट्रिसेस एग्जिस्ट, पर ऐसी कोई भी दो ऐसी मैट्रिक्स नहीं है जो कि इक्वेशन नंबर 14a और 14b को दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। इफ़ m नॉट इक्वल टू n, अगर मैं ये कंडीशन मानती हूँ कि m की वैल्यू n के बराबर नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? ये जो मैंने दो कंडीशंस निकाली हैं यहाँ पे, ये तभी आपकी फॉलो हो सकती है, तभी वैलिड है जब m रोज़ और n कॉलम्स हम कह रहे हैं, या n रोज़ और हम m कॉलम्स कह रहे हैं, तो ये m की वैल्यू जब तक n के बराबर नहीं होगी तब तक ये दोनों कंडीशंस आपकी वैलिड नहीं रहेगी, सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती एक साथ। Therefore we must have m इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 2, तो हम m की कोई भी ऐसी वैल्यू मानते हैं जो कि n के बराबर है, एंड दैट इज़ 2। क्योंकि 2 क्यों लिया, क्योंकि हम ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं कि हमारी जो ये डिराक मैट्रिसेस होती हैं वो इवन डायमेंशनल होती हैं। It is apparent that alpha y and alpha z can be put in a form similar to equation 13। हमें पता है कि जैसे हम अल्फ़ा x को मान रहे हैं वैसे ही सिमिलर फॉर्म अल्फ़ा y और अल्फ़ा z का भी आना चाहिए, यानी कि इक्वेशन 13 के फॉर्म में हम अल्फ़ा y और अल्फ़ा z को भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने अल्फ़ा x को लिखा है। यूजिंग पॉली मैट्रिसेस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड एंड चूजिंग, मैंने आपको बताया जो चीज़ें हमें अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई और अल्फ़ा जेड के लिए चाहिए और बीटा के लिए चाहिए, जो प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए, इसी तरीके की कुछ मैट्रिसेस को पॉली ने डिफ़ाइन करा था, पॉली स्पिन मैट्रिसेस, जो की थी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे पॉली मैट्रिसेस को रख दिया, अल्फ़ा एक्स में मैंने सिग्मा एक्स रख दिया। अब मैं खोलूँगी तो सिग्मा एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 1 1 0, ये चीज़ मैंने यहाँ भी रख दी, तो मेरे पास अल्फ़ा एक्स आ गई, क्योंकि अल्फ़ा x1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा x2 इज इक्वल्स टू मैं सिग्मा एक्स पॉली मैट्रिसेस के बराबर मान रही हूँ। इसी तरीके से अल्फ़ा वाई में मैं अल्फ़ा y1 प्लस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा y2 इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई अगर मैं मानती हूँ, तो सिग्मा वाई जो आपकी पॉली मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू कितनी होती है 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। ये मेरे पास 15th बी आ गई, और इसी तरीके से मेरे पास अल्फ़ा जेड की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सिग्मा जेड जो होता है वो आपका कितना होता है 1 0 0 माइनस 1। यहाँ पे आयोटा सिर्फ किस में आता है, आपका सिग्मा वाई मैट्रिक्स में आता है, सिग्मा जेड और सिग्मा एक्स जो होती है वो 1 और -1 के फॉर्म में होती है। तो मेरे पास यहाँ पे तीनों मैट्रिसेस आ गई, दैट इज़ अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई एंड अल्फ़ा जेड। अब बीटा की बात करते हैं, तो बीटा तो हम ऑलरेडी ये मान के चल रहे हैं, तो बीटा की फॉर्म तो क्या हो जाएगी i 0 0 माइनस आई, तो ये हो गया 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1, दैट इज़ 15d। तो हमारे पास चारों मैट्रिसेस आ चुकी हैं, दैट इज़, और ये चारों मैट्रिसेस किस फॉर्म में आई है 4 क्रॉस, दीज 4 क्रॉस 4 मैट्रिसेस आर एविडेंटली
ये ऑटोमेटिकली आपकी क्या होनी चाहिए, हमीशन होनी चाहिए। और इनको अगर मैं एब्रीविएशन फॉर्म में अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ, बीटा इज इक्वल्स टू 1 0 0 -1, ये आपका आई और आई माइनस आई आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अल्फ़ा को मैं सिग्मा पॉली मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख सकती हूँ, दैट इज़ 0 सिग्मा सिग्मा 0। This is equation number 16 where each element is a matrix with 2 rows and 2 columns, जहाँ पे हर एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 1 है तो यहाँ पे मैं लिखूंगी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 0 0 1, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि ये कैसी मैट्रिसेस होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। और सिग्मा की जगह तो आप ऑलरेडी आपकी पॉली मैट्रिसेस रखोगे, तो ये आपकी 4x4 मैट्रिक्स आ जाएगी, विच ईच एलिमेंट इज अ मैट्रिक्स विथ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। आगे हम बात करते हैं द 4 कॉम्पोनेंट्स ऑफ साई। इफ़ द डिरैक ऑपरेटर्स आर टू इन्वॉल्व, अगर मैं डिरैक ऑपरेटर्स को यहाँ पे इन्वॉल्व करती हूँ 4x4 मैट्रिसेस, देन द डिराक ऑपरेंड्स मस्ट हैव, ये डिरैक ऑपरेटर की तरह काम करेंगी। जो हमारे पास 4 मैट्रिसेस आई हैं इन फॉर्म ऑफ सिग्मा एंड बीटा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपके डिराक ऑपरेटर्स कहलाएंगे। और डिराक ऑपरेटर्स को हम किस फॉर्म में आ रहे हैं, मेरे 4x4 मैट्रिक्स के फॉर्म में आ रहे हैं। देन द डिराक ऑपरेंड्स, मतलब मैं किन पे उनको ऑपरेट करूँगी, फंक्शंस पे ऑपरेट करूँगी, मस्ट हैव 4 कंपोनेंट्स। तो उनको ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि मेरी जो डिरैक ऑपरेटर्स आ रहे हैं वो 4x4 की मैट्रिसेस आ रही हैं, तो उन पे ऑपरेट करने के लिए भी मेरे पास 4 कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो जो डिरैक ऑपरेंड्स होने चाहिए वो भी कितने कंपोनेंट्स होने चाहिए, उसके 4 कंपोनेंट्स होने चाहिए। बाय दिस हमने ये चीज़ कंक्लूड करी दैट डिराक साई फंक्शन मस्ट हैव द फॉर्म। तो साई फंक्शन का किस तरीके का फॉर्म होना चाहिए, साई इज इक्वल्स टू साई 1 साई 2 साई 3 साई 4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 17 विच वेयर ईच ऑफ 4 कॉम्पोनेंट्स इज एन ऑर्डिनरी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। और यहाँ पे जो साई 1 है वो भी आपका फंक्शन किसका, एक्स वाई जेड एंड टी, साई 2 भी एक्स वाई जेड एंड टी, साई 3 भी एक्स वाई जेड एंड टी, मतलब ऑल 4 कॉम्पोनेंट्स आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। 3 तो आपके स्पेशल कॉम्पोनेंट्स हैं और चौथा आपका टाइम कॉम्पोनेंट है। देन साई स्टार एंड साई बार, अगर मैं इसका एंटी फंक्शन लिखती हूँ या इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखती हूँ तो साई का साई स्टार होगा। साई स्टार को मैं साई बार से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। करस्पॉन्डिंग टू अबव इक्वेशन आर डिनोटेड बाय, ये कॉलम फॉर्म में है तो इसका अगर मैं कॉम्प्लेक्स निकालूंगी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो वो आपका रो फॉर्म में होगा। तो साई की जगह साई बार आ जाएगा, साई 1 की जगह साई 1 बार आ जाएगा, साई 2 की जगह साई 2 बार आ जाएगा, या साई 2 स्टार भी आप लिख सकते हो, साई 3 बार साई 4 बार। ये पूरी रो फॉर्म में आ रहा है तो ये आपका आ जाएगा कॉलम फॉर्म में। 17 आपकी रो फॉर्म में आ रही है तो इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आप लोगे वो आपका रो फॉर्म में आएगा। और आपके सब पे स्टार या बार आप यूज़ कर सकते हो। एंड द करस्पॉन्डिंग डिराक साई साई स्टार या साई साई बार, जो कि प्रोबेबिलिटी को बताता है, इज़ द फॉलोइंग ऑर्डिनरी फंक्शन। अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ जाएगी, एंड दैट विल बी साई 1 बार साई 1 प्लस साई 2 बार साई 2 प्लस साई 3 बार साई 3 प्लस साई 4 बार साई 4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 19। 2 डिराक साइज साई 1 एंड साई 2 आर सेट टू बी, और ये हम कह रहे हैं हमीशन है तो ये ऑर्थोगोनलिटी को भी फॉलो करेंगे। तो ये ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब ये इक्वेशन नंबर 20 वाली कंडीशन को ये फॉलो करेंगे, एंड दैट इज साई 1 बार हमने देखा था ये इंटीग्रेशन ऑफ साई साई स्टार कितना आना चाहिए, वॉल्यूम इंटीग्रल अगर हम करते हैं इसका तो दैट शुड बी 0। एंड दिस इज़ इफ़, ये तो हमने जनरल कंडीशन लिखी है, अगर इसमें मैं कॉम्पोनेंट्स को डालूँ तो अगर साई 1 फर्स्ट आप ले रहे हो तो साई 1 सेकेंड के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो साई 1 बार साई 1 फर्स्ट बार साई 1 सेकेंड प्लस, अगर मैं इसको पूरा खोलती हूँ इसी तरीके, प्लस साई 2 बार फर्स्ट साई 2 सेकेंड, साई 3 बार फर्स्ट साई 3 सेकेंड, साई 4 बार फर्स्ट साई 4 सेकेंड, डी टॉ इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 21। The time dependence of a Dirac
ये मेरे पास जनरल इक्वेशन आई। अगर ये ऑर्थोगोनलिटी को फॉलो करते हैं, ये दीज कॉम्पोनेंट्स आर ऑर्थोगोनल फंक्शंस, तो ये 20 तो हमारी जनरल इक्वेशन हुई। अगर मैं इसको अप्लाई करती हूँ डिराक ऑपरेटर्स पे, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 21 आएगी। द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ डिराक परटेनिंग टू अ सिस्टम हुज हैमिल्टोनियन इज h। अगर मुझे टाइम डिपेंडेंस बतानी है डिराक परटेनिंग टू अ सिस्टम, एक सिस्टम से रिलेट करते हुए, हुज हैमिल्टोनियन, जिसका हैमिल्टोनियन कितना है h, इज़ डिटरमाइंड थ्रू द इक्वेशन। हमें पता है कि आपकी जो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन होती है वो क्या होती है, जिससे हमने ये चैप्टर स्टार्ट करा था, दैट इज़ एस आई इज इक्वल्स टू ई साई। ई की जगह जो ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हो दैट इज़ आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल टी। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे जो डेल साई बाय डेल टी आप लिख रहे हो या साई लिख रहे हो, दैट विल बी साई 1 साई 2 साई 3 साई 4, और यहाँ पे भी ये क्या आ जाएगा, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4, या डेल साई 1 बाय डेल टी, डेल साई 2 बाय डेल टी, डेल साई 3 बाय डेल टी, डेल साई 4 बाय डेल टी। अब इसमें एक डिराक इक्वेशन वाला भी पार्ट आएगा, वो मैं अभी नहीं स्टार्ट करी, उसको मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंबाइनली आपको पढ़ाऊँगी, क्योंकि वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो ये डिराक मैट्रिसेस वाला जो पार्ट है आपका, वो आपका ख़त्म हो चुका है। जैसे हमने डिराक मैट्रिसेस पढ़ी हैं, सेम उसी तरीके से आपकी गामा मैट्रिसेस भी होती हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो वो चीज़ आप खुद अपना कवर कर सकते हो, वो आपको इजीली किसी भी लोकल ऑथर की बुक में, या जो बुक्स मैंने आपको रेकमेंड करी है उसमें आपको वो पार्ट मिल जाएगा। दैट्स फॉर द लेक्चर टुडे। थैंक यू।